हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सीमेल, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग थॉस्टिन वेबलिन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो पीछे अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा कर लिए हैं, इन विचारकों में ऑगस्ट काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के संस्थापक तथा पिता के रूप में माने जाते हैं, यह फ्रांस से संबंधित हैं। और यह भी हमें पता है कि समाजशास्त्र का जन्म भी फ्रांस में ही हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, वह इंग्लैंड से संबंधित हैं। उन्होंने जीव सावयव का सिद्धांत दिया था। और अगर सोशियोलॉजी नाम से अगर कोई पहली पुस्तक आई थी तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज सीमेल जो हैं वह जर्मनी से संबंधित हैं और उनकी कुछ अवधारणाएं जैसे कि तात्विक समाजशास्त्र, सामाजिक प्रारूप तथा समाजशास्त्र में जो संघर्ष की भूमिका है, इन सब पे किस प्रकार से सीमेल ने अपने विचार दिए हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इसके आगे हम लोगों ने विल्फ्रेडो पैरेटो, जो कि इटली के विचारक थे, उनके बारे में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से वह तार्किक क्रियाओं तथा अतार्किक क्रियाओं की बात करते हैं, किस प्रकार से वह अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग आगे जो है थॉस्टिन वेबलिन के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। थॉस्टिन वेबलिन जो हैं वह एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे बताने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि चूँकि हम लोग समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों के बारे में पढ़ रहे हैं और यह हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने विचारकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, यह सभी अलग अलग देशों से आते हैं। अर्थात उस समय में जो विचारक समाजशास्त्र में अपने अवधारणाएं, अपने विचार दे रहे थे, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में एक शेप देने का, एक आकार देने का काम कर रहे थे, वह अलग अलग देशों से संबंधित थे तथा उस समय के उस देश में क्या तात्कालिक स्थितियां थीं, उसके अनुरूप ही उनके विचार निकल कर आए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि इंग्लैंड में क्या स्थिति थी, फ्रांस में क्या स्थिति थी, इटली में क्या स्थिति थी, जर्मनी में क्या स्थिति थी। इन सारी चीज़ों का वहाँ के जो विचारक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अवधारणाएं दी हैं, जिससे कि एक समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अपने अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इसी कड़ी में हम लोग आज थॉस्टिन वेबलिन के बारे में एक विस्तृत व्याख्या करेंगे। थॉस्टिन वेबलिन का वैसे तो समाजशास्त्र में कई सारे योगदान हैं, लेकिन इनके दो ऐसे योगदान हैं जिनसे इनको समाजशास्त्र में मुख्य रूप से जाना जाता है। पहला है प्रौद्योगिकी विकास का सिद्धांत और दूसरा है संपन्न वर्ग का सिद्धांत। इसको हम लोग आगे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। थॉस्टिन वेबलिन के जीवन परिचय का एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर लेते हैं। थॉस्टिन वेबलिन का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में 30 जुलाई 1857 में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वह नॉर्वे के आप्रवासी थे। आप्रवासी का अर्थ यह होता है कि यह पैदा तो हुए थे नॉर्वे में, अर्थात इनकी जन्मभूमि नॉर्वे थी, लेकिन यह बाद में अमेरिका में आकर बस जाते हैं। और इस प्रकार से इनके माता पिता नॉर्वे में तथा अमेरिका में दोनों जगहों पे इन लोगों ने काफ़ी कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। वेबलिन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि वह अपने समाज से भी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए थे और अमेरिकी समाज से भी कहीं न कहीं कटे हुए से नज़र आते थे। यह इस अमेरिकी समाज में भी अच्छे से घुल मिल नहीं पाए और अपने आप को अकेले ही पाए। हालांकि वेबलिन जो थे वह बहुत सारे जो थिंकर थे, बहुत सारे विचारक जैसे कांट, मिल, ह्यूम, रूसो, स्पेंसर, बहुत सारे लोगों की कृतियों को इन्होंने पढ़ा, लेकिन किसी से भी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो समनर थे, समाजशास्त्र के एक बहुत ही मुख्य विद्वान कहे जाएंगे, समनर ने वेबलिन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। कोजर ने कहा है कि समनर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके प्रति वेबलिन की काफ़ी आस्था थी।
थॉस्टिन वेबलिन ने जिस प्रकार से अपनी समाजशास्त्रीय विचारधारा दी है, उससे ही यह बात पता चलती है कि अमेरिका में उस समय किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे या उनका अपना उन परिवर्तनों के प्रति व्यक्तिगत अनुभव क्या था। वेबलिन के जीवन काल के समय में अमेरिका में बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा था। इस विकास से पूर्व अमेरिका का जो समाज था वह कृषिजीवी समाज था, और जो बाद के परिवर्तन हो रहे थे, औद्योगिक विकास का जो समय था वह समय स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युग को विरोध युग के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात एज ऑफ प्रोटेस्ट। अब ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी समय अमेरिका में जो पूंजीपति वर्ग था उसको इन्होंने लुटेरा वर्ग के रूप में कहा है। इसे रॉबर बैरन्स भी कहा जाता था। ये लोग उस समय का जो गरीब औद्योगिक मजदूर थे उन्हीं के बल पर, अर्थात इनका ऐसा मानना है कि काम तो वो लोग करते थे लेकिन उन्हीं के मेहनत के बदौलत यह अत्यधिक संपन्न हो गए थे। अर्थात वेबलिन कहते हैं कि ये लोग उन गरीब औद्योगिक मजदूरों के बल पर अत्यधिक संपन्न हो गए थे जो कारखानों में जी तोड़ मेहनत करते थे। ये औद्योगिक पूंजीपति जो थे वह बदमिजाज, अड़ियल और एकदम नए नए रईस बने हुए थे। अर्थात उन्होंने यह संपत्ति बहुत हाल ही में संचित की थी या प्राप्त की थी। इन्हीं के समय के एक अन्य अमेरिकी विचारक वर्नन पैरिंगटन ने कहा है कि ये लोग असभ्य, निर्दयी, लूटपाट करने वाले, समर्थ और इरादे के पक्के थे। अर्थात इन्होंने पूंजीपति वर्गों की इस तरह से परिभाषा दी है। हो सकता है किसी परीक्षा में शायद यह कोट पूछ भी दिया जाए कि आखिर में किसने कहा है कि अमेरिकी जो पूंजीपति वर्ग था वह असभ्य, निर्दयी, लूटपाट करने वाला, समर्थ और इरादे के पक्के थे। तो यह बात वर्नन पैरिंगटन ने कही थी। इन औद्योगिक वर्ग के प्रभुत्व के कारण जो दोनों वर्ग था, पूंजीपति वर्ग और जो कृषक वर्ग था, इन दोनों में संघर्ष हो गया। और यह जो उस समाज में संघर्ष चल रहा था उसकी झलक वेबलिन के विचारों में हमको देखने को मिलती है। लुटेरे पूंजीपति वर्ग के जो बुरे कर्म थे, अर्थात जो वो कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग को प्रताड़ना दे रहे थे, उन्हीं से प्रेरणा पाकर जो वेबलिन हैं यह संपन्न वर्ग के सिद्धांत का विकास करते हैं। जिन प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण अमेरिकी समाज के ढांचे में इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था तथा पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक मजदूर वर्ग आदि का उद्भव हो रहा था, शायद इन्हीं परिस्थितियों के कारण वेबलिन ने प्रौद्योगिकी विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें प्रौद्योगिकी विकास का सिद्धांत प्रमुख हो जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करके देखते हैं क्या है। वेबलिन पे स्पेंसर के सामाजिक विकास संबंधी विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वेबलिन के अनुसार नई और पहले से कहीं अधिक प्रभावपूर्ण प्रौद्योगिकी के आविष्कार और उपयोग के साथ ही मानव का विकास हुआ था। उनका ऐसा मानना था कि जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी में आविष्कार और विकास काफ़ी हो रहा है, उसी के साथ साथ ही मानव का भी विकास हो रहा है। जिस प्रकार से स्पेंसर ने भी इस बात को माना था कि किस प्रकार से समाज सरलता से जटिलता की तरफ आगे की ओर अग्रसर होता जा रहा है, इसी प्रकार से वेबलिन भी ये मानते हैं कि प्रौद्योगिकी में जिस प्रकार से आविष्कार नए नए हो रहे हैं और विकास होता जा रहा है, उसी प्रकार से मानव का भी विकास हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा था कि किसी भी समाज में जो जीवन में कार्य करने के तरीके हैं, लोग वहाँ पे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इससे वह बता सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। एक उदाहरण लेते हैं कि काफ़ी पीछे के समय में हम जाते हैं, जिस समय में अगर देखें पशुचारण की स्थिति थी, लोग पशुओं को चराते थे और किसी तरीके से अपना भोजन पानी की व्यवस्था करते थे और उनके में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं रहती थी, एक बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। तो उस समय की स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज जो है इतनी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे घरों में फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, ओवन होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, हमारे पास कार होती है कहीं आने जाने के लिए। तो वेबलिन कहते हैं कि उन समाजों से और आज के समाज की तुलना करके हम सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं।
अर्थात उनका कहना था कि जो सामाजिक प्रौद्योगिकी है यह निर्धारित करती है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढाल सकता है। अर्थात यह प्रौद्योगिकी ही निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार से रहता है। आखिर में उस समय की प्रौद्योगिकी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उस समय लोग किसी और तरीके से रहते थे। आज प्रौद्योगिकी डेवलप हो गई है, तो आज हमारे रहने के रहन सहन के तरीके बदल गए हैं। वेबलिन कहते हैं कि मनुष्य वही होता है जो वह करता है। अर्थात मानव जाति और उसका सामाजिक गठन जो है वह उसके प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ही आधारित होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि जो गांव में लोग रहते हैं, किसान हैं, जो उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं, उनके रहन सहन के तरीके अलग होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर एक शहर में आ जाता है, किसी अगर इंडस्ट्री में कोई काम करने लगता है, तो उसके रहन सहन के तरीके अलग हो जाएंगे, उसके काम करने के तरीके अलग हो जाएंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि हमारे जो काम करने के तरीके या हमारे रहने के तरीके या हमारा समाज किस तरीके से बना हुआ है, यह हमारी प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। अर्थात जो इनका प्रौद्योगिकी विकास का सिद्धांत है, इसमें ऐसा ये मानते हैं कि कोई भी जो समाज है वह उस समय के उस समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी स्थित है, उसकी उपस्थिति कैसी है, उसी के अनुसार वह समाज बनता है। अर्थात जहाँ पे अगर हम देखें कि जो विकसित देश हैं या हमारा विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, आखिर में ये ऐसे क्यों हैं? क्योंकि जो विकसित देश हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर की है, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी ओके है। लेकिन वहीं पे जो अल्प विकसित देश हैं उनको देखेंगे तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी पाई जाएगी। तो हमारी जो समाज है वह हमारी प्रौद्योगिकी कैसी है उस पर निर्भर करता है। यही इनके प्रौद्योगिक विकास का सिद्धांत है। इनका अगला जो थ्योरी था वह था संपन्न वर्ग का सिद्धांत। वेबलिन ने दो विरोधी वर्गों में लोगों को बांटा है। इन्होंने ऐसा माना है कि एक ऐसा वर्ग है जो सामान बनाता है और दूसरा ऐसा वर्ग है जो उस सामान को बेचकर पैसा कमाता है। अर्थात एक कारीगर वर्ग है जो कि कर करके काम और सामान को बना रहा है, लेकिन एक दूसरा बिक्री वर्ग है, अर्थात जो कि उस सामान को ले जाके और मार्केट में अर्थात बाजार में बेच रहा है। तो इस प्रकार से वेबलिन ने एक पूंजीपति लुटेरा वर्ग तथा दूसरा गरीब मजदूर वर्ग के रूप में दो रूपों में इन्होंने बांटा है समाज को। और इनका ऐसा मानना है कि ये दो वर्ग ऐसे हैं जो कि इनमें हमेशा ही संघर्ष चलता रहेगा, यह कभी भी न रुकने वाला संघर्ष है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेबलिन किस प्रकार से उस समय के अमेरिकी समाज की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे कि वेबलिन जो है वह एकमात्र समनर से ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनके विचारों में भी कहीं ना कहीं कुछ अनबन सी दिखाई देती है, जहाँ पे यह दोनों एक विचार पे सहमत नहीं हैं। जहाँ पे समनर ने, जो पूंजीपति वर्ग थे अमेरिका के, उन्होंने आधुनिक सभ्यता के सुमन कहा था, लेकिन वहीं पर वेबलिन ने कहा था कि यह जो उद्योगपति वर्ग है यह लोग परजीवी होते हैं, अर्थात यह दूसरों पर जीवित हैं, जो प्रौद्योगिकी के नेतृत्व और दूसरे लोगों के नवीन परिवर्तनों के सहारे फल फूल रहे हैं। अर्थात वह उस प्रौद्योगिकी में, उस कारखाने में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग हैं उनके कार्य करने के तरीकों पे, अर्थात वह जो काम कर रहे हैं और उनसे इनको जो फ़ायदा मिल रहा है उन सारी चीज़ों को बेच के उस पर यह फल फूल रहे हैं। अर्थात यह जो है वह कुछ उद्योग में अपना योगदान नहीं देते हैं तथा यह विकास की प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। जो भूमिका निभाते हैं वह औद्योगिक मजदूर वर्ग निभाते हैं। और उन्होंने माना था कि जो औद्योगिक मजदूर वर्ग है यही भावी विकास के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि ये जो लूटपाट मचा के और पैसा कमा के जो पूंजीपति वर्ग बन रहा है यह जिम्मेदार होगा। अर्थात जो समाज के विकास की जिम्मेदारी जो उठाएगा वह जो औद्योगिक मजदूर वर्ग होगा वह होगा।
इनकी एक और कॉन्सेप्ट है, वह है संपन्न वर्ग और प्रदर्शन उपभोग, अर्थात लेजर क्लास तथा कॉन्पिकियस कंजम्पशन का। इनका ऐसा मानना था कि जो अमेरिका में पूंजीपति वर्ग थे, आखिर में उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता देखने को मिलती थी, अतः एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रहती थी, एक दूसरे से अपने आप को उच्च परिस्थिति में सिद्ध करने की स्पर्धा रहती थी। उन्होंने ऐसा कहा है कि लोगों का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में दूसरे लोग उनको कितना सम्मान देते हैं। अमेरिका में जो भौतिकवादी संस्कृति थी, इसमें किसी भी व्यक्ति का महत्व उस व्यवस्था के अंतर्गत जो दूसरे लोग थे उनसे आंका जाता था कि आखिर में दूसरा अगर कोई व्यक्ति है उससे तुलना में हम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इस प्रकार से देखें तो एक प्रतिस्पर्धा का एक दुष्चक्र बन जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी या मित्रों से अच्छा दिखने का प्रयास करता है। इन्होंने संपन्न वर्ग की जो अवधारणा दी थी, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, जो कि 1899 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई जितनी तेज़ी से अपनी नई संपत्ति को उपार्जित करता था, अर्थात बनाता था, तो इस नए संपत्ति के स्तर पर तो वह पहुंच जाता था, लेकिन उसके बाद भी उसे संतुष्टि नहीं होती थी और वह चाहता था कि हम इससे ज़्यादा संपत्ति और अर्जित करें, और ताकि हम बाकी लोगों की नज़र में और चढ़ बढ़कर अपनी परिस्थिति को साबित कर सकें। अर्थात ये मानते हैं कि जो संपत्ति को इकट्ठा करने की या उपार्जित करने की जो कॉन्सेप्ट था लोगों के बीच में, वह यह था, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि यह लोग समाज में अपने आप को एक उच्च प्रतिष्ठा तथा अधिक सम्मान अर्जित करने के रूप में अर्थात वेबलेन यह कहते हैं कि जो यह संपन्नता का जो प्रदर्शन दिखाते थे, इसके पीछे इनका उद्देश्य यह था कि जो समाज है इसमें अपने वर्ग में काफ़ी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करें और दूसरों की तुलना में अधिक सम्मान अर्जित करें। वेबलिन कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी उपभोग समाज के सदस्यों का वह व्यवहार जिसके अंतर्गत वे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार नहीं करते थे, बल्कि वे उनका उपयोग दूसरों को दिखाने के लिए तथा अपने पड़ोसियों से दूरी बनाने के लिए करते थे, क्योंकि जब उनकी स्थिति उच्च रहेगी तो बाकी जो पड़ोसी होते हैं वो उनसे दब के या उनसे दूरी बनाकर रहेंगे। तो यह जो है इन लोगों के प्रदर्शन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य रहता था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अमीर लोग होते हैं, उनके पास कई सारी कारें, नौकर चाकर, पालतू कुत्ते आदि होते हैं। ये लोग अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन अपने और अपने परिवार के सदस्यों को बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़ों के द्वारा करते हैं, उनको पहनाते हैं। उनकी जो पत्नियां होती हैं उनकी हीरे के, सोने के गहने पहनते हैं, और इन आभूषणों को जो ये गहने पहनते हैं इनके पीछे भी दो उद्देश्य होता है। एक तो यह होता है कि दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, और दूसरा वह होता है कि इन चीज़ों को पहनकर वह यह दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा धन संपत्ति है और हम अपने जीवन में कितने ज़्यादा सफल हैं। अर्थात वह अपने खुशी का, अपनी सफलता का भी प्रदर्शन करते हैं। वेबलिन कहते हैं कि कभी कभी प्रदर्शन जो होता है वह सिर्फ इसलिए भी किया जाता है कि दूसरों की अपेक्षा हम अपनी ऊंची हैसियत दिखा सकें। जैसे कि चीनी समाज जो होता है, वहाँ के मंडारिन लोग होते हैं, वह अपनी उंगलियों में बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं। यह रिवाज हम लोग अपने भी समाज में देखते हैं। तो उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, जैसे कि अब हम कोई भी देखेगा तो यह सोच सकता है कि जिनके नाखून बड़े बड़े होंगे वह अपने खुद तो काम कैसे भी नहीं करेंगे, अपने घर के काम वो खुद नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके पास नौकर चाकर होंगे। तो यह चीज़ भी दिखाती है कि हम अपने काम खुद नहीं करते हैं, अर्थात हम समाज में बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी हमारी ज़्यादा उच्च स्थिति है।
इसी प्रकार से जो अमेरिकी समाज के धनी लोग रहते थे वह छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। हालांकि यह परंपरा अब हमारे भी समाज में है। हम लोग भी जब छुट्टियां होती हैं तो नहीं दूर जाएंगे, लेकिन पास ही में कहीं तो घूम के आते हैं। लेकिन यहीं पर जो बड़े लोग होते हैं, जो काफ़ी अमीर लोग होते हैं, वह विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, जैसे कि दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ, मालदीव हुआ। इस तरीके से लोग जाके और समुद्र के तटों पर या पहाड़ी स्थानों पर आनंद उठाते हैं। तो यह सारी चीजें उनकी संपन्नता के प्रदर्शन के कुछ उदाहरण हैं। वेबलिन यह कहते हैं कि जो कुलीन तंत्र युग था, अर्थात सामंतवादी समाज था, वहाँ पे कुछ ही भाग जो रहता था, समाज का कुछ ही भाग, कुछ लोग ही सिर्फ फिजूल खर्ची का जीवन बिताते थे। लेकिन आज जो यह प्रौद्योगिकी के विकास के साथ एक पूंजीवादी देश हो गया है, इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वह लगभग पूरे समाज पर छा गई है। अर्थात हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में अपने से उच्च रहन सहन के तरीकों को नकल करने की कोशिश करने में सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वेबलिन इस बात को मानते हैं कि गरीब गरीब नहीं होता है, बल्कि वह दूसरों से जब तुलना करता है तो वो अपनी ही दृष्टि में गरीब महसूस करने लगता है। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि अभी हमने बोला कि किसी के पास कार होती है, अमीर लोग हैं उनके पास एक कार से भी काम चल सकता है, लेकिन वो लोग 3-3 4-4 कारें रखते हैं। वहीं पर गरीब अगर देखे तो उसके पास एक भी कार नहीं होती है। अर्थात वह अगर किसी अमीर के पास एक कार हो तो सोच सकता है कि चलो हम थोड़े गरीब हैं, लेकिन अगर किसी के पास 4-4 कारें दिख रही हैं तो वह जो गरीब है वह सोचेगा कि हम कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं। तो इस तरीके से गरीब रियल में गरीब नहीं होता है, लेकिन वह जब दूसरों से तुलना करता है तो वह अपने आप को दूसरों की तुलना में गरीब महसूस करने लगता है। और इसी जो धारणा थी, इसी के अगर हम देखें तो आर्की मर्टन की एक बहुत ही फेमस थ्योरी जो आती है रिलेटिव डेप्रिवेशन अर्थात सापेक्ष वंचना का, इसमें अन्य समाजशास्त्रियों के अलावा थॉर्स्टेन वेबलिन से भी यह कहीं ना कहीं प्रेरित थे। इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो आर्की मर्टन की सापेक्ष वंचना की अवधारणा है, यह क्या है? सापेक्ष वंचना का मतलब कि हम किसी के सापेक्ष अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। वंचित अर्थात जो चीज़ें उनके पास हैं, जो सुविधाएं जिससे हम तुलना कर रहे हैं उनके पास है, वह हमारे पास नहीं है। अर्थात अगर हम देख रहे हैं कि किसी के पास बहुत बड़े घर है, गाड़ी है, तो हम उससे अपनी तुलना कर रहे हैं कि हमारे पास तो यह नहीं है। हमें इच्छा है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम उससे अपने आप को वंचित महसूस करते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट था आर्की मर्टन ने दिया था, सापेक्ष वंचना का कॉन्सेप्ट, जो कि यह माना जाता है कि वेबलिन के विचारों से भी इनको काफ़ी मदद मिली थी। यहाँ पर एक चित्र है, इसमें दिया है कि एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, क्या हम रंगीन टेलीविज़न नहीं खरीद सकते हैं? मेरे सभी दोस्तों मोना, राजू, अहमद के घर में रंगीन टेलीविज़न है। वहीं पे बगल में बैठी उनकी पत्नी कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप बैंक से ऋण लेकर रंगीन टेलीविज़न क्यों नहीं खरीद लेते हैं? मेरे ऑफिस में तो मेरे असिस्टेंट के घर में भी रंगीन टेलीविज़न है। तो इस प्रकार से वेबलिन कहते हैं या दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग दूसरों के घरों में या दूसरों के पास क्या सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं भले हम चाहे कर्ज लेके करें, लेकिन वह हमारे पास भी रहनी चाहिए, ताकि हमसे जो वंचित वर्ग है या जो सुविधाएं हमारे पास है और जो सुविधाएं जिनके पास नहीं है, हमारी जैसी भी सुविधा नहीं है, हम उनसे अपनी स्थिति को उच्च बना सकें। तो इस प्रकार से ये वेबलिन ने प्रदर्शन उपभोग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसकी प्रकार्यात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात जो थॉर्स्टेन वेबलिन देख रहे थे कि लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने उपभोग का, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी लोग अपने घरों में रखते हैं, दिखाने के लिए रखते हैं कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं, जिससे कि समाज में हमारी अच्छी स्थिति, हमारी एक इज्जत बनी रहे, हमें आदर मिले, दूसरों से सम्मान मिले। तो आखिर में इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है, इसी को वेबलिन ने यहाँ समझाने की कोशिश की है।
मर्टन जो है यह अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की जो अवधारणा है, यह बाकी समाजशास्त्रियों के अलावा वेबलेन से भी इसमें कहीं न कहीं इन्होंने मदद ली थी अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा में। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि वेबलेन से किस प्रकार से मर्टन की कड़ी जुड़ी हुई है। अगर किसी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि मर्टन का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा है वह उन्होंने कहाँ से प्रेरित होकर दिया था, या जो सापेक्ष वंचना की अवधारणा है वह उन्होंने बाकी, हालांकि देखेंगे सैमुअल स्टाउफर से भी उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली थी इस चीज़ के लिए, लेकिन यह कहीं न कहीं थॉस्टिन वेबलेन से, जो कि यह काफ़ी शुरुआती के संस्थापक सदस्यों में पाए जाते हैं समाजशास्त्र के, इनसे भी यह अवधारणा में इनको मदद मिलती है। तो वेबलेन ये सोचते हैं कि आखिर में क्यों लोग अब एक आलीशान बहुत बड़ी कार खरीदना पसंद करते हैं जबकि उनके पास पहले से ही एम्बेसडर कार होती है। क्यों लोग विदेशी सामान खरीदते हैं ज़्यादा पैसे लगा के जबकि वैसा ही सामान उनको अपने देश में भी मिल सकता है। तो इन सारे आखिर में चीज़ों के पीछे, इन सारी कार्यकलापों के पीछे रियल में रीज़न क्या है, तो यह पाते हैं कि इसके पीछे का जो प्रकार्य है वह यह है कि इन वस्तुओं के होने से उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि कोई शिष्टाचार से बात करता है, या अगर भाषा की बात करें कि किस तरीके से हम किसी से बात कर रहे हैं, या ये भी देखते हैं कि अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से उनकी समाज में स्थिति उच्च मानी जाती है, अर्थात माना जाता है कि ये लोग ज़्यादा सभ्य हैं, इनका रहन सहन काफ़ी उच्च कोटि का है। तो इस तरीके से यह देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इन सारी चीज़ों की वजह से, जो अपने घरों में या अपने ज़रूरत की चीज़ें नहीं है फिर भी लोग दूसरों को दिखाने के लिए रखते हैं, इस प्रकार से समाज में कैसे हुआ उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा भी दी है। वेबलेन की जो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है यह भी प्रौद्योगिकी विकास से ही जुड़ी हुई है, अर्थात हम यह देख रहे हैं कि इनकी जितनी भी अवधारणाएं हैं इनमें जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह है प्रौद्योगिकी। यह अवधारणा उस अंतर से भी जुड़ी हुई है जो अंतर उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों जैसे कि लुटेरे वर्ग अर्थात प्रीडेटरी क्लास और औद्योगिक मजदूरों के बीच में दिखाया है। उनका ऐसा मानना है कि समाज में जिस समय में जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है उसी से उस समाज की संस्कृति निर्धारित होती है। समाज में समय की जो विद्यमान सामाजिक संस्थाएं होती हैं वह समाज की पिछली प्रौद्योगिकी के अनुसार होती हैं, अर्थात जो आज का समाज है वह नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो है नहीं, जो पीछे की सारी चीज़ें हैं उसी के अनुसार आज का समाज दिख रहा है। लेकिन जैसे ही नई प्रौद्योगिकी आती है उस समाज में तो सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वह उन जो टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है उससे मेल नहीं खा पाती हैं, अर्थात उनका कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने वाला जो वर्ग होता है उसको अगर दिखता है कि हमें जो ये पुरानी व्यवस्था है इसी में हमको लाभ है, हमें इसमें परिवर्तन नहीं चाहिए, तो वह प्रौद्योगिकी के परिवर्तन का विरोध करते हैं। और यह वर्ग इस बात में विश्वास करता है कि जो कुछ है वही ठीक है, ऐसे ही हमें चलते रहने देना चाहिए। जबकि विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक चयन का जो नियम है द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यह इस विचार पर आधारित है कि जो कुछ है वह गलत है, अर्थात हम ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, अर्थात हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो चीज़ें जैसे हैं, जो व्यवस्थाएं जैसी हैं वह सिर्फ वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। यह जो प्रकृति का नियम है उसके विपरीत होता है। वेबलेन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वह दो वर्गों के बीच संघर्ष पर निर्भर करता है। इनमें एक वर्ग जो होता है वह पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है तथा दूसरा जो वर्ग होता है वह नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन को लाना चाहता है, अर्थात एक वर्ग ऐसा होता है जो बोलता है कि व्यवस्था ऐसी ही बनी रहे, इसमें कुछ भी फेरबदल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा वर्ग होता है वह कहता है कि नहीं,
हमें इस अपने समाज में जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है वह हमारे समाज में आनी चाहिए, भले समाज का रूप परिवर्तन होता रहे, क्योंकि तभी तो हमारा विकास आगे को होता रहेगा। अर्थात वह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन्नतिशील प्रौद्योगिकी और परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाली मौजूदा सामाजिक संस्थाओं के बीच संघर्ष से होता है और इसलिए सामाजिक संस्थाओं और प्रौद्योगिक विकास के बीच अंतर आ जाता है। अर्थात इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि जिस प्रकार से अगर देखें हम तो ये जो हमारे पास स्मार्टफोन आ गया है, हम अगर पहले के समय में देखें तो शायद किसी परिवार में उसके मुखिया के पास रहा करता होगा या वो भी नहीं रहता था, लेकिन आज का जो समय है वहाँ पे प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक स्मार्टफोन दिखाई देता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर हमें भाषा नहीं भी आती है कोई या हमें कुछ नहीं आता है तो अब तो गूगल ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी है कि हम सिर्फ बोल के भी अपनी जिज्ञासा को जान सकते हैं। हमारे जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर को हम निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम तो इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, टीवी, अलग अलग जो इंटरनेट, बहुत सारी सुविधाएं हम अपने उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यही अगर अपने विचारों में परिवर्तन की बात करें या समाज में कुछ भी नया परिवर्तन होने की बात आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो इसी बात को वेबलिन कहते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है यह तो जिस गति से परिवर्तित हो रही है या आगे को बढ़ रही है, लेकिन उसी हिसाब से जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसकी तुलना में काफ़ी धीमी गति से परिवर्तित होती हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है, एक अंतर आ जाता है और इसी को इन्होंने प्रौद्योगिकी पश्चात कहा है। तो इस प्रकार से वेबलिन जो प्रौद्योगिकी है, किस प्रकार से विकास हो रहा है प्रौद्योगिकी का, उसके हिसाब से ही हमारे समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी को इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से आज हम लोग थॉर्स्टेन वेबलिन के बारे में एक विस्तृत व्याख्या किए। हालांकि किसी भी विचारक के बारे में एक अगर आधे घंटे की वीडियो में हम कहें कि इनको समेट लिया जाए, इनके विचारों को समेट लिया जाए तो वह असंभव है। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को ट्राई किया है, कोशिश की हूँ कि उनकी जो मुख्य बातें थीं उनको इस सारे चीज़ों को, इनके सारे कॉन्सेप्ट को, सारी अवधारणाओं को इसमें समाहित करने की कोशिश की हूँ। और आप लोगों से एक और अनुरोध है कि यदि अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को अगर किसी और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।